नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको रोचक होते जा रहे बिहार के रण में तेजस्वी का प्रण दिखाएंगे, क्योंकि आज महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसका नाम रखा है तेजस्वी का प्रण। ऐसा माना जा रहा था कि खुद को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद आज वो किसी मुस्लिम नेता को डेप्यूटी सीएम घोषित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम उन वादों का भी एक विश्लेषण करेंगे जो तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने बिहार की जनता से किए हैं। इसके बाद आपको पाकिस्तान और तालिबान के बीच तुर्की में हुई शांति वार्ता के दूसरे चरण के बारे में बताएंगे, जो पहले चरण की तरह ही फेल हो गई और पाकिस्तान की सारी उम्मीदें टूट गई। अब सभी की निगाहें तालिबान की ओर हैं, क्योंकि तालिबान ने साफ तौर पर कहा है कि अब पाकिस्तान में कोई हिमाकत की तो उसका अगला निशाना इस्लामाबाद होगा। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का कटोरा फिर से क्यों भर दिया है। फिर चक्रवाती तूफान मोंथा के बारे में आपको बताएंगे, जिसका लैंडफॉल आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में शुरू हो चुका है। इस तूफान की वजह से करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस तूफान का असर आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटीय इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर? आज मैं वो तस्वीर दिखाऊंगी जिसमें भारत के वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर डी गुकेश ने अमेरिका के खिलाड़ी की अकड़ तोड़ दी। ये वही खिलाड़ी है जिसने एक फ्रेंडली मैच जीतने पर गुकेश का किंग हवा में उछाल दिया था। आज गुकेश ने इसे हराकर अपनी शालीनता और संयम से एक शानदार सबक सिखा दिया। सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं तबलीगी जमात का वो जलसा दिखाएंगे जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और अब इन तस्वीरों की हर तरफ चर्चा हो रही है। चर्चा का कारण यह है कि लाखों लोगों के शामिल होने के बावजूद इस जलसे का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हुआ। इसमें भाईचारे की मिसाल पेश की। और ये जलसा हरियाणा के उसी मेवात में हुआ जहां आज से 99 साल पहले इस इस्लामिक संगठन की नींव रखी गई। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको दूर दूर तक सिर्फ लोगों का सैलाब नजर आएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस जलसे में अलग अलग शहरों और राज्यों से मुस्लिम समुदाय के कई समूह शामिल हुए और इसमें तबलीगी जमात के अमीर हजरत मौलाना साद भी पहुंचे। इस भीड़ को 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने संभाला और इस दौरान जलसे में शामिल होने वाले मुसलमानों के लिए कई तरह की व्यवस्था भी की गई। बड़ी बात है ये, क्योंकि हमारे देश में भीड़ का प्रबंधन नियंत्रण आसान नहीं होता और कई बार इस तरह के आयोजनों में भगदड़ का खतरा बना रहता है। लेकिन तबलीगी जमात के इस जलसे में न सिर्फ 3 लाख लोगों की भीड़ आई, बल्कि इस आयोजन में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी आज पेश की गई। ये भाई मोहब्बत की चाय। और इसके लिए इस जलसे में एक टी स्टॉल लगाया गया जिसका नाम था मोहब्बत की चाय। ये स्टॉल जिस फाउंडेशन ने लगाया उसका नाम है अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। इसकी स्थापना दिवंगत नेता काशीराम और अन्य नेताओं ने की थी और अब इसी संगठन ने तबलीगी जमात के मुसलमानों को एक स्टॉल लगाकर मोहब्बत की चाय पिलाई। जबकि राजेश गर्ग नाम के एक स्थानीय व्यापारी ने वेज बिरयानी का एक स्टॉल लगाया और इस स्टॉल के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। ये पहली बार नहीं है जब देश में इतने बड़े स्तर पर तबलीगी जमात का जलसा हुआ है। शुद्ध वेज बिरयानी उस स्टॉल में बेची जा रही थी। आज से 7 साल पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तबलीगी जमात का अब तक का सबसे बड़ा जलसा हुआ था, जिसमें 20 लाख लोगों के शामिल होने का दावा था और इनमें 20,000 लोग दूसरे देशों से आए थे। देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर तबलीगी जमात इन जलसों का आयोजन क्यों करता है और इस तबलीगी जमात में कौन से लोग होते हैं। तो असल में तबलीगी जमात का मतलब होता है एक ऐसा समाज जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तबलीगी जमात की शुरुआत सुन्नी इस्लाम के एक मिशनरी मूवमेंट से हुई थी और इसके संस्थापक मौलाना मोहम्मद इलियास कंधलवी थे, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्हें देवबंदी विचारधारा से प्रेरित एक इस्लामी विद्वान माना जाता था। यहाँ देवबंदी विचारधारा का मतलब सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद से है, जो एशिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मदरसा है। देखिए, जब तबलीगी जमात की नींव रखी गई थी तब इसका उद्देश्य था
एक ऐसा समूह बनाना जो सच्चा मुसलमान बनने का संदेश दे और उन मुसलमानों को असली इस्लाम की ओर लौटाए जो सही आचरण से दूर हो गए थे। उनका नारा था, ए मुसलमानों सच्चे मुसलमान बनो। ब्रिटिश भारत में यह इस्लामिक आंदोलन तेजी से फैला। साल 1941 में जब इसका पहला जलसा हुआ तब इसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। हालांकि विभाजन के बाद तबलीगी जमात भारत, पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में बंट गया और इसके बाद धीरे धीरे इसने 150 देशों में अपनी जड़ें जमा ली, 150 देशों में। और आज अमेरिका से लेकर भारत तक तबलीगी जमात के कई जलसों का आयोजन होता है और इनमें लाखों लोग शामिल होते हैं। बड़ी बात यह है कि तबलीगी जमात कहता है कि इसका मकसद दूसरे धर्मों के लोगों का धर्म परिवर्तन कराना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को इसका सही रास्ता बताना। और तबलीगी जमात खुद को गैर राजनीतिक जमात मानता है और यही संदेश देने के लिए वो अलग अलग शहरों में अपने जलसे कराता है। इस बार मेवात में भी ऐसा ही जलसा हुआ जिसकी तस्वीरें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिसके साथ हमने आपको पूरी तस्वीर यहाँ की दिखाई है। आपको ये बताते हैं कि आज महागठबंधन के घोषणा पत्र में किस घोषणा का इंतजार अधूरा रह गया, क्योंकि आज चर्चा इस बात को लेकर थी, अटकलें थी कि आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार के मुसलमानों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं और डेप्यूटी सीएम के लिए एक नए मुस्लिम उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महागठबंधन के सभी दलों ने यह दिखाया कि उन पर विरोधी दलों की राजनीति का दबाव नहीं है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इस घोषणा पत्र की 5 बड़ी बातें आज क्या क्या रही हैं। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर बीजेपी इस वक्त, ये है पूरा मैनिफेस्टो का जो संकल्प पत्र है उनकी तरफ से, बिहार का तेजस्वी प्रण इसका नाम दिया गया है। तो सबसे पहले तो यही है चर्चा का विषय, क्योंकि महागठबंधन ने इस घोषणा पत्र का नाम रखा है बिहार का तेजस्वी प्रण। इस नाम से यह पता चलता है कि महागठबंधन के सभी दलों ने अपना पूरा दांव तेजस्वी यादव के चेहरे उनके नाम पर लगा दिया है। एक ऐसा दांव है जो इससे पहले भी देश में कई पार्टियों ने आजमाया है। जैसे बीजेपी कहती है मोदी की गारंटी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती थी केजरीवाल की गारंटी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के घोषणा पत्र का नाम था दीदी के 10 अंगीकार, यानी दीदी के 10 वादे। अब ये देखिए कि मुसलमानों के लिए इस घोषणा पत्र में क्या लिखा गया। इसमें लिखा है कि पिछड़े मुसलमानों की उन्नति के लिए 2006 में आई सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। समुदायों के, इसमें लिखा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाएंगे, आर्थिक शैक्षिक रूप से पिछड़े मुसलमान समुदाय की समानता उन्नति सुनिश्चित करने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। हालांकि ये वादा तब हो रहा है जब साल 2006 से 2014 के बीच आरजेडी केंद्र सरकार का हिस्सा थी और इस दौरान केंद्र में रहते हुए इन सिफारिशों को कभी लागू नहीं किया गया। इसी घोषणा पत्र में यह भी वादा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और इस साल मोदी सरकार जो नया वक्फ कानून लाई थी उस पर भी रोक लगाई जाएगी। वैसे यहां एक तथ्य यह भी है कि वक्फ कानून को राज्य सरकार हटा नहीं सकती, यह फैसला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। दूसरा बड़ा वादा नौकरियों को लेकर है। इसमें लिखा है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो 20 दिनों के अंदर एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। जीविका योजना के तहत 20 दिन में बनाया जाएगा कानून, इस बात की चर्चा इसमें की गई है। अस्थायी कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलने का वादा किया गया है। जीविका योजना में पक्की नौकरियों का भी दावा है। इसमें वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति महीना किया जाएगा, यह भी इसमें वादा किया गया है। और इसी के साथ नौकरियों को लेकर जो मामला है वो खत्म होता है। अगला आइए, महिलाओं को लेकर क्या वादा है। महिलाओं को 1 दिसंबर से हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यह भी इसमें वादा किया गया है। माई बहन मान योजना लागू होगी, महिलाओं को मकान, अन्न, आय सब कुछ का प्रावधान किया जाएगा। और इसी घोषणा पत्र में कुछ वादे फ्रीबीज से जुड़े हैं, जैसे हर परिवार को प्रति महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि अभी मौजूदा सरकार 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। 25 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी, 6,000 तक मासिक आय जो गरीब परिवार है उनको, और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी बात की गई है। तो कुल मिलाकर जो ये रेस छिड़ी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री रोजगार योजना में 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को एनडीए ने दिया है, ऐसे में और ये वादा है उनका कि अगर किसी का बिजनेस चल गया तो 2 लाख भी सत्ता में आने के बाद देंगे, उसी के तर्ज पर आप देख रहे हो। और आखिरी बड़ा वादा,
आरक्षण को लेकर इसमें लिखा है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने के लिए कानून बनाया जाएगा। ऐसे में यह वादा पिछले साल लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी भी लेकर आए थे और अब विपक्षी दल हर राज्य में चुनाव में इस वादे को आजमा ही लेते हैं। हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। और हम आपको कह के जा रहे हैं, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है। हम लोगों ने जो भी आज संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे हम लोग जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। हर एक जो संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे। आप जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार में बदलाव की ओर चल रही है। देश, हमारे राज्य के सभी नागरिक मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़े हैं और हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार। अब महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती असदुद्दीन ओवैसी की है, जो इस बात को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि बिहार में 14% यादव और 3% मल्लाह समुदाय को पूरा महत्व मिल रहा है, लेकिन 18% मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और आज एक रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि आरजेडी ने बिहार के मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। सुनिए। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना, 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया, उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूसते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं है। तो वैसी ने वहां पर नए तरीके से अपना प्रचार प्रसार किया है। कह रहे बार बार उनकी पार्टी के नेता वहां कहते हैं कि अब्दुल से बस ये दरी बिछवाएंगे, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। उनका इलेक्शन सिंबल है पतंग, और इधर महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हाँ तुम पतंग उड़ाओ, ऐसे ही उड़ाते रहोगे। लेकिन क्या वाकई महागठबंधन के एमवाई फैक्टर को सबसे बड़ा खतरा असदुद्दीन ओवैसी से है? हम आपको कुछ समीकरण बिठाते हुए ये दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो याद रखिए, पिछली बार एनडीए कितने वोट मार्जिन से जीता था? 0.03%, 12,786 वोट ज्यादा थे सिर्फ। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी क्यों बड़ा फैक्टर हो सकता है? क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जूम इन कीजिए, यहां पर चुनाव लड़े थे ओवैसी साहब 20 सीटों पर। जीत मिली थी उनको सीमांचल के 5 सीटों पर, जहां पर उन्होंने दूरबीन से पहले देखा कि मुस्लिम मतदाता बहुल कौन कौन सी सीटें हैं, वहां पर अपने लोग उतारे और 14 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई थी। यह भी एक सच्चाई है, लेकिन 5 सीट वो जीतने में कामयाब हुए थे। अब ये 5 सीटें वो थी जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे और जहां मुसलमान जो है मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उन्होंने उनकी आबादी आज भी 64% या उससे ज्यादा है। इनमें पूर्णिया जिले की 2, किशनगंज जिले की 2 और अररिया की 1 विधानसभा सीट शामिल थी, और ये तीनों जिले सीमांचल में आते हैं। सीमांचल बिहार का वहां का क्षेत्र है जहां चुनाव में मुस्लिम समुदाय का एम फैक्टर ही निर्णायक माना जाता है। पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस क्षेत्र के मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था, और वही नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बार भी एमआईएम ने सबसे ज्यादा खतरा महागठबंधन और आरजेडी को ही है। एआईएमआईएम इस बार कितने लोगों को चुनावी मैदान में उतार रही है? जूम इन कीजिए। 28 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें 14 सीटें सीमांचल में है। 14 सीटों पर बड़ी जो मुस्लिम आबादी है, इस पर वो अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। तो इस बार एक बार फिर सीमांचल के कई इलाकों में बड़ा चैलेंज होगा, और जब वो मुस्लिम मतदाता ले जाएंगे तो फिर ये सबब परेशानी का बनेगा। अच्छा, 28 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं।
बार बार संविधान और जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सब हवा हो जाती है बात जैसे ही टिकट बंटवारा होता है, क्योंकि सबकी पोल टिकट बंटवारे में ही खुल जाती है। वैसे इन्होंने तो अपना पार्टी का ही नाम मुस्लिमीन रखा हुआ है, तो इनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इनका एजेंडा भी साफ रहता है। 28 में 25 उम्मीदवार MIM के जो उतारे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने, बैरिस्टर ओवैसी ने, वो हैं मुस्लिम उम्मीदवार। हाँ, एक एहसान किया है, 3 उम्मीदवार इन्होंने दूसरे समुदाय से भी लिए हैं। इनको पता है कि अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है और इसी को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 28 में से 25 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय के लिए हैं और आरजेडी कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 143, जिनमें से सिर्फ 18 सीटों पर ही उसने मुस्लिम समुदाय के लोगों को, पूरे महागठबंधन को देख लीजिए तो 29 सीटों पर ही टिकट उन्होंने दिया है मुस्लिम प्रत्याशियों को। और आरजेडी ने तो 143 में सिर्फ 18 टिकट दिए हैं, 12.5% आप कह सकते हैं कि हिस्सेदारी उन्होंने दी है अपने टिकट बंटवारे में। इसका मतलब यह हुआ कि आरजेडी के उम्मीदवारों में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 12.5% है और पूरे बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है। और आरजेडी के खिलाफ इसको ओवैसी साहब एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, बीजेपी भी बना रही है, लेकिन अगर मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा तो उसमें फायदा ओवैसी साहब को ही मिलेगा। हालांकि तेजस्वी यादव भी मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने के लिए कई फैसले ले रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को अपना उम्मीदवार बनाया और आप जानते हैं पार्टी ने अपना पहला सिंबल भी उसी शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को दिया, जो शहाबुद्दीन पिछली बार चले गए थे असदुद्दीन ओवैसी के पाले में। हालांकि चुनाव होने के बाद वो वापस आरजेडी की तरफ रुख कर गए। दूसरा, उन्होंने मुस्लिम वोटों को साधने के लिए वक्फ कानून पर रोक लगाने की बात कही है, लेकिन रियलिटी टेस्ट ये है कि ये तो केंद्र की तरफ से लगा है, राज्य में कैसे होगा। तीसरा, आजकल तेजस्वी यादव एक नेता को अपने साथ चुनाव प्रचार में जरूर रखते हैं और इन नतीजों का उन नेताजी का नाम ये देखिए आगे में जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है कारी शोएबा। ये आरजेडी के MLC है और इसकी युवा इकाई के अध्यक्ष भी है। बड़ी बात यह है कि कारी शोएब को पहले तेजस्वी यादव के साथ ज्यादा नहीं देखा जाता था, लेकिन अब वो लगातार उनके साथ रहते हैं और शायद तेजस्वी यादव भी उन्हें अपने साथ रहकर बिहार के मुसलमानों को एक संदेश देना चाहते हैं। वोट बैंक की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, देखते रहिए लगातार कवरेज, क्योंकि 14 नवंबर को आने हैं नतीजे और हम होंगे आपके सामने और आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान कितना डरपोक है, कैसे तालिबान ने पाकिस्तान के होश अब उड़ा दिए हैं। तुर्की को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो शांति समझौता दोहा में नहीं हुआ, वो शांति समझौता इस्तांबुल में हो जाएगा, लेकिन आज ये उम्मीदें भी पूरी तरह से टूट गईं। तुर्की ने खुद बताया कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच 3 दिन बाद भी एक निश्चित शांति समझौते पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इसका एक मतलब यह भी है कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध विराम लागू हुआ था वो अब कभी भी टूट सकता है और दोनों देशों के बीच फिर से जंग शुरू हो सकती है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि अब से उसके हर मसले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब अगर पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में अंदर घुसने की कोशिश की, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की तरफ से कोई हवाई हमला हुआ, तो तालिबान सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को निशाना बनाएगा। आप समझ रहे हैं बात कहां तक पहुंच गई है? बात अब आर पार की है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि उस पर एक भी हमला हुआ तो वो सीधे इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और जो इस्लामिक ब्रदरहुड के पैमाने पर तुर्की है वहां पर समझौते की खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा था, लगता है चावल कच्चे रह गए। सोचिए, पाकिस्तान इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, लेकिन हकीकत में तालिबान के लड़ाकों ने सूट बूट वाले आसिम मुनीर की हालत खराब कर रखी है। रॉयटर्स के मुताबिक इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो शांति वार्ता हुई, उसमें पाकिस्तान तालिबान से अपनी एक भी बात को मनवा ही नहीं पाया।
पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान उसे अफगानिस्तान के उन इलाकों पर हवाई हमले करने की इजाजत दे जहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकाने हैं, लेकिन तालिबान ने साफ कहा उसका टीटीपी से कोई संबंध नहीं और ना ही अफगानिस्तान की जमीन पर टीटीपी का एक भी ठिकाना है, जैसे को तैसा। और देखिए आज पाकिस्तान की क्या हालत है। इसीलिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान में हवाई हमले करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालत यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उसके साथ एक शांति समझौता करे, जबकि तालिबान का कहना है कि अगर कोई शांति समझौता होगा तो वो सिर्फ उसी की शर्तों पर होगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो तालिबान से दुश्मनी करके पहले ही अपना काफी नुकसान कर चुका है। 4 दिन पहले तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर 2000 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए थे, जिनमें टमाटर और दूसरी सब्जियां थीं। तालिबान की सख्ती के कारण पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर की कीमत 600 रुपए पहुंच चुकी है। 1 किलो लहसुन के दाम 500 रुपए को पार कर चुके हैं। अदरक 800 रुपए का हो गया है और नींबू की कीमतें भी 400 रुपए के पार पहुंच गई हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई का विस्फोट नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान में तहरीके तालिबान भी लगातार हमले कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के सैनिक टीटीपी के लड़ाकों को भी पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। पाकिस्तान की हालत यह है कि एक तरफ उसकी सेना को तालिबान के लड़ाके दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर यह चर्चा हो रही है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। जिस वक्त तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है, उसी वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भीख का कटोरा लेकर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। बड़ी बात क्या है, वो ये कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान को इस बार भी सऊदी अरब से अच्छी खासी भीख मिल गई है। 44,000 करोड़। पाकिस्तान को कंगाली से बचाने के लिए 44,000 करोड़ रुपए मिले हैं और 8,800 करोड़ की ऑयल फैसिलिटी, बिना भुगतान तेल खरीदने की सहूलियत, और इधर जो कंगाली है उसको बचाने के लिए जिसका बाद में भुगतान लेकिन 44,000 करोड़ का करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से 8,800 करोड़ रुपए का कच्चा तेल बिना भुगतान के खरीद सकता है और ये पैसा धीरे धीरे आसान किश्तों पर भविष्य में सऊदी अरब को चुका सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब ने कहा है कि पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार को आर्थिक कंगाली से बचाने के लिए उसके लगभग 44,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी बाद में कर सकता है और अभी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहां सोचने वाली बात क्या है, वो सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरब दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी निर्यात करके दुनिया में अपनी एक नई और आधुनिक पहचान बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ यही सऊदी अरब सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर आतंक परस्त पाकिस्तान की इतनी मदद कर रहा है। और असल में सऊदी अरब एक खास कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रहा है। यह कॉम्बिनेशन है धर्म और तकनीक का। एक तरफ सऊदी अरब चाहता है कि वो दुनिया को तेल की जगह तकनीक निर्यात करे। इसके लिए लाल सागर के पास सऊदी अरब में एक विशाल डेटा सेंटर का निर्माण भी हो रहा है, जिसकी लागत 42,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह डेटा सेंटर इतना शक्तिशाली और विशाल होगा कि यूरोप तक के प्रोग्रामर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। पूरे सऊदी अरब में कुल 3 AI डेटा कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जो अमेरिका के मुकाबले सेवाओं के मामले में 30% सस्ते होंगे। इसके अलावा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ह्यूमेन नाम की एक सरकारी कंपनी बनाई। इस कंपनी का लक्ष्य है कि ये दुनिया की 6% से ज्यादा कंप्यूटर पावर को संभालना चाहती है और इस कंपनी के चेयरमैन खुद मोहम्मद बिन सलमान हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सऊदी अरब तकनीक के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है, तब वो सिर्फ धर्म के नाम पर पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है। और इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरब वही देश है जहां मक्का है और जहां इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। इसी देश से इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में फैला और अगर पाकिस्तान के मदरसों में तालिबान का जन्म हुआ तो इसके पीछे भी सऊदी अरब ही था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में वहाबी विचारधारा के जरिए हक्कानिया देवबंद की नींव रखी और इन्हीं हक्कानिया देवबंद के मदरसों में तालिबान का जन्म हुआ। और आज आप देखिए कि तालिबान से यही पाकिस्तान परेशान है और सऊदी अरब पाकिस्तान की खुलकर मदद कर रहा है और ये मदद सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर दी जा रही है। वैसे धर्म के नाम पर यह खेल कई देशों में खेला जाता है। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के चुनाव हो रहे हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार का नाम है
जोहरान ममदानी। ये वही नेता है इन पर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के आरोप लग चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों जोहरान ममदानी ने अपने चुनाव प्रचार से जुड़े एक कार्यक्रम में एक कहानी सुनाई, जिसे लेकर अब काफी विवाद हो रहा है। कहानी सुनिए। कहा कि जब साल 2001 में अमेरिका में 9/11 का अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, तब उनकी एक आंटी हिजाब पहनने से डरती थी और उन्होंने हिजाब पहनकर मेट्रो से जाना बंद कर दिया था। और इस कहानी से जोहरान ममदानी ये बताना चाह रहे थे कि जब 9/11 का आतंकी हमला हुआ था तब सभी मुसलमानों को दोषी मान लिया गया था, वही इस्लामोफोबिया कार्ड, और मुसलमानों की हालत यह हो गई थी कि महिलाएं हिजाब पहनकर भी बाहर नहीं जा सकती थी। आप भी पहले खुद जोहरान ममदानी के मुंह से इस कहानी को सुनिए। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि जोहरान ममदानी ने नम आंखों से दुनिया को जो कहानी सुनाई वो कहानी ही झूठी है, फर्जी है, आप क्या कहेंगे? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें अमेरिका का मीडिया लिख रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक जोहरान ममदानी की आंटी का नाम मसूमा ममदानी है। वो एक पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट है जो 9/11 हमले के वक्त तंजानिया में रहती थी और हिजाब पहनती नहीं। अब अमेरिका का मीडिया जोहरान ममदानी से पूछ रहा है कि जब उनकी आंटी तंजानिया में थी, वो हिजाब पहनती ही नहीं थी, तो उन्होंने ये झूठी कहानी बनाई कैसे और सुनाई कैसे? इस मुद्दे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और पूर्व गवर्नर एंड्रू क्योमो ने जोहरान ममदानी पर हमला बोला और ये कहा है कि जोहरान ममदानी इस्लामोफोबिया के लिए ऐसी झूठी कहानी कैसे कर सकते हैं, जबकि जोहरान ममदानी ने खुद को अपने झूठ में फंसते हुए देखकर अब सफाई दी है और ये कहा है कि वो अपनी आंटी की नहीं बल्कि अपने पिता की आंटी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अमेरिका के लोग अब उनकी बातों पर विश्वास कर नहीं रहे। ये एक बड़ी बात है और इससे आप ये समझ पाएंगे कि कई बार नेता भी अभिनेता बन जाते हैं, झूठी कहानियां बनाकर लोगों की हमदर्दी बटोरते हैं और इनमें कुछ नेता ऐसे होते हैं जो धर्म का सहारा लेते हैं। यही आरोप जोहरान ममदानी पर है। हालांकि अब जब चुनाव होते हैं और उसके नतीजे क्या होते हैं, कई लोग ये मान रहे हैं कि वो जीत भी सकते हैं, तब की तब देखी जाएगी। खैर, बसों में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं और अब जयपुर में एक बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई जिससे बस में आग लग गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। इस बस के ऊपर गैस सिलेंडर रखे थे, आग लगने की वजह से वो भी फट गए जिससे आग और भयानक हो गई। इससे पहले हाई टेंशन लाइन से छूने की वजह से बस में करंट आया और आग पकड़ ली। यह हादसा जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर इलाके में हुआ। इस बस में मजदूर सवार थे जिन्हें ईंट भट्टे पर ले जाया जा रहा था। पिछले 2 हफ्ते में बस में आग लगने की ये 5वीं घटना है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में बस में आग लगने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई। उस बस में 234 स्मार्टफोन रखे थे, उन्हें ही बस में आग लगने की वजह माना जा रहा है। अनुमान है कि हादसा मोबाइल फोन की बैटरी फटने की वजह से हुआ। तो एक तरफ यात्रियों को भी ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ ऐसी सामान भी ढोए जा रहे हैं इन बसों में जो कि ज्वलनशील है। कुल मिलाकर कैसे यात्रियों की जान को खतरे में डाला जा रहा है आपने देख लिया और ये खबरें हम लगातार दिखाते रहेंगे जब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है यात्रियों की सुरक्षा के लिए। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो बताती है कि घमंड और अकड़ हमेशा नहीं रहती, समय सबका हिसाब कर देता है। आज वही हुआ जब शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को हरा दिया। नाकामुरा वही चेस प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में एक फ्रेंडली मैच में गुकेश को हराने के बाद किंग दर्शकों में फेंक दिया। लेकिन डी गुकेश हमेशा की तरह शांत और संयमित ही रहे। उन्होंने इस जीत के बाद किसी भी तरह का उत्तेजित या आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाया और वो बिना कुछ कहे दोनों ही तरह के मोहरों को ठीक करने लगे और उन्होंने बिना कुछ कहे ही हिसाब बराबर कर दिया। जबकि 5 अक्टूबर को अमेरिकी खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा ने डी गुकेश को एक फ्रेंडली मुकाबले में हरा दिया था और इसके बाद उन्होंने किंग को दर्शकों में फेंक दिया। लेकिन अब गुकेश ने इस घमंड का जवाब धैर्य और संयम से दिया और उन्होंने बता दिया कि खेल में हार जीत चलती रहती है, लेकिन जीत सिर पर सवार नहीं होनी चाहिए जो अहंकार में बदल जाए। यह हुई भारतीय संस्कारों की बात। अब आपको जल्दबाजी और लापरवाही के बीच बहादुरी और जिम्मेदारी की तस्वीर दिखाते हैं। तमिलनाडु के इरोड स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला का पैर फिसल गया। उसी वक्त आरपीएफ के जवान ने हिम्मत दिखाई और इस महिला को बचा लिया।
ये तस्वीर तमिलनाडु के इरोड जंक्शन की है, जहां एक महिला चलती ट्रेन में दौड़कर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन की सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। लेकिन महिला ट्रेन और स्टेशन के गैप में से नीचे गिरती उससे पहले ही आरपीएफ के हेड कांस्टेबल जगदीशन ने दौड़ लगा दी और इस महिला को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया और ये हादसा होने से बचा लिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज रेलवे ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। ये तस्वीर आरपीएफ जवान की बहादुरी, जिम्मेदारी और सतर्कता को दिखाती है और बताती है कि एक पल की सजगता से किसी की जान बचाई जा सकती है। साथ ही ये सबक भी सिखाती है कि जल्दबाजी और लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। कानून को लेकर कहा जाता है कि ये सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कई बार कानून का पालन करवाने वाले खुद उसे नहीं मानते। महाराष्ट्र के ठाणे में एक लड़के ने दूसरे को चालान काट रहे पुलिस वाले को ही सबक सिखा दी। ये तस्वीर मुंबई से सटे ठाणे की है, जहां ट्रैफिक पुलिस और एक लड़के के बीच दिलचस्प विवाद हो गया। पहले ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर इस लड़के को रोका और नियम तोड़ने पर चालान काट दिया। इसके बाद दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी से जाने लगे। जब लड़के ने यह देखा कि पुलिस वाले बिना नंबर प्लेट के वाहन से जा रहे हैं, तो वो इस स्कूटी के पीछे दौड़कर इसे रोकने लगा और पूछा कि आपकी नंबर प्लेट कहां है, और जब दूसरों के चालान काट रहे हो तो खुद नियम क्यों तोड़ रहे हो। तब पुलिस वालों ने सफाई दी कि ये स्कूटी जब्त की गई, लेकिन बाद में पता चला कि स्कूटी पुलिस वाले के किसी परिचित की थी। आपको तूफान के बीच से तूफान की तस्वीरें दिखाते हैं। इस साल का सबसे भयंकर तूफान माना जाने वाला मेलिसा हरिकेन खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। इससे जुड़ी एक तस्वीर खूब चर्चाओं में है, जो अमेरिका की वायुसेना ने रिकॉर्ड की है। इस वीडियो में आसमान से तूफान की बेहद ही खतरनाक तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें ये तूफान अटलांटिक महासागर के ऊपर नजर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो में तूफान ठहरा हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो तूफान की आंख का है, जिसे तूफान का केंद्र माना जाता है, और वहां माहौल आमतौर पर शांत नजर आता है। यूएस एयरफोर्स ने हरिकेन मेलिसा के अंदर का नजारा दिखाकर दुनिया को बताया है कि चक्रवात असल में कैसा दिखता है। यह तूफान कैरिबियाई देशों की तरफ बढ़ रहा है। जमैका समेत कई कैरिबियाई देशों और द्वीपों से बड़ी संख्या में लोगों को हटाया जा रहा है। इस तूफान की वजह से हवाएं 280 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से चल रही हैं। इधर बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती तूफान मोंथा का लैंडफॉल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तटीय इलाकों से शुरू हो गया है। कुछ तस्वीरें डराने वाली हैं। आंध्र प्रदेश में तूफानी हवाएं 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और आसपास के जो तटीय इलाके हैं, उनको पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि लैंडफॉल के वक्त ही समंदर में काफी ऊंची लहरें उठ रही हैं। चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से करीब 190 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में बना और धीरे धीरे इसने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया। मोंथा का असर आंध्र प्रदेश ही नहीं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा पर भी देखा जा रहा है। अगले 24 से 72 घंटे में ये तूफान तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को भी टच करेगा। हालांकि तब तक तूफानी हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी, लेकिन तेज बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान की वजह से केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मैप पर एक एक करके तमाम राज्य हम आपको दिखा रहे हैं। केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड में भी अगले 2 दिन से 3 दिनों में बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान मोंथा के दौरान समंदर में करीब 5 मीटर तक यानी करीब 16 फीट तक की लहरें उठी हैं। इसका अंदाजा पहले से ही लगा लिया गया था, इसीलिए तटीय इलाकों को कई घंटों पहले ही खाली करवा लिया गया और समंदर में ना जाने की सख्त चेतावनी जारी की गई। चक्रवाती तूफान के खतरों के बीच तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के जो तटीय इलाके हैं, उनमें से 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। मोंथा तूफान की वजह से इस क्षेत्र में आने जाने वाली करीब 120 ट्रेनों को, करीब 50 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। हम आपको इस तूफान पर अपनी एक रिपोर्ट जरा दिखाते हैं।
उन लोगों को 26 तारीख से उन लोगों को मना किया है अंदर जाने के लिए, मछुआरों को मना किया है, 29 तारीख को नहीं जाएंगे अंदर। और वो जो उन लोगों का जो नाव है और जो जाल है, उन लोगों का जो मशीन है, उन लोगों का ले लिया है, और जो नहीं जाएंगे उसीलिए जाल को और जो आपका जो है ना मशीन, उन लोग को घर ले जाने का मना किया है, तो चोरी हो जाएगा फिर की देंगे अंदर जाने के, पूरा मना किया है। 2 दिन ये नहीं जाएंगे अंदर। Between Machilipatnam and Kalingapatnam, that is around Kakinada, that is today night, 28th October, around Kakinada in the evening or night. And because of this, while crossing also, the wind speed will be gale winds would be of 90 to 100 kmph with maximum of 110 kmph wind speed. Crossing would start, so even after crossing also movement will be slow, right? So while crossing also people are requested not to go out and remain in safer place. आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि इस तूफान का नाम मोंथा क्यों है और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का एक पैनल है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले तूफानों का नाम तय करता है। इस पैनल में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स, ओमान, यमन, सऊदी अरब, कतार और यूएई शामिल है। यही पैनल इस पूरे क्षेत्र में आने वाले तूफानों का पहले से ही नामकरण करके रखते हैं। चक्रवाती तूफान मोंथा का नाम इस बार थाईलैंड ने दिया है। अगर थाई भाषा में देखें तो थाई भाषा में मोंथा का मतलब होता है खुशबूदार फूल। अब देखिए, इस पैनल ने भविष्य में आने वाले अगले कुछ तूफानों के नाम पहले से ही तय कर दिए हैं। जैसे अगले जो चक्रवाती तूफान का नाम जो भी आएगा उसका होगा सेन्यार, ये नाम यूएई ने दिया है। फिर इसके बाद जो तूफान आएगा उसका नाम होगा दितवा, ये नाम येमेन ने दिया है। इसके बाद जो तूफान आएगा उसका नाम होगा अर्नब और ये नाम बांग्लादेश ने दिया है। और फिर उसके बाद जो तूफान आएगा उसका नाम होगा मुरासू और ये नाम भारत ने दिया है। तो इस तरह से अगले कई तूफानों का नामकरण पहले से ही हो चुका है। ये नामकरण इसलिए किए जाते हैं ताकि इससे जुड़ी जानकारी शेयर करने में तमाम देशों को आसानी हो। अलग अलग देशों के मौसम विभाग की एक दूसरे को जो जानकारी वो देते हैं उसके नाम के को लेकर उलझन ना हो। तूफान से प्रभावित होने वाले लोगों को भी सावधान करना इससे आसान हो जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हिंदू स्कूली बच्चों को नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। ये काम स्कूल के ही एक मुस्लिम शिक्षक के द्वारा किया जा रहा था। स्कूल के शिक्षक जबूर अहमद हर दिन 5वीं कक्षा की मासूम बच्चियों को व्यायाम के समय नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इन बच्चियों को बाकायदा नमाज के दौरान की जाने वाली एक्टिविटी सिखाई जा रही थी। दीपावली की छुट्टियों में इन बच्चियों में अपने माँ बाप को स्कूल की एक्टिविटी के बारे में बताया और इस दौरान उन्होंने नमाज पढ़कर दिखाया। हिंदू बच्चियों में उनके जो माता पिता थे उनको इस बात पर बहुत हैरानी हुई। उनके बच्चों ने बाकायदा नमाज पढ़कर दिखा रहे थे। बच्चों के माँ बाप ने स्कूल पहुंचकर इस मामले के खिलाफ आवाज उठाई। इस घटना पर हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी तक ये मामला पहुंचाया है। शिक्षक जबूर अहमद स्कूल की इन बच्चियों को नमाज पढ़ना क्यों सिखा रहे थे, इसके बारे में फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। जो माता पिता हैं वो थोड़े चिंतित हैं। उनका कहना है कि उनकी मासूम बच्चियों को ब्रेन वॉश किया जा रहा था।
छोटे बच्चों को ये नहीं पता था कि उन्हें जो सिखाया जा रहा है वो इस्लाम की धार्मिक मान्यता से जुड़ी हुई एक्टिविटी है, जबकि स्कूल में ऐसा करना गलत था। आरोप है कि जबूर अहमद जानबूझकर इन मासूम बच्चियों के दिमाग में धार्मिक मान्यताएं सिखा रहे थे और इसी बात पर उन्हें स्कूल से निलंबित तक कर दिया गया है। अभी तक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया के तौर पर लोग विकिपीडिया, ब्रिटानिका और इन्फोप्लीज जैसी वेबसाइट्स को ही जानते हैं। अलग अलग मुद्दों और क्षेत्रों की जानकारी हासिल करने के लिए लोग इन्हीं वेबसाइट्स पर अक्सर जाते हैं। दुनिया भर के सर्च इंजन भी इन्हीं पर लिखी गई जानकारियों को दिखाते हैं, लेकिन कई बार इनमें लिखी गई जानकारियों को प्राथमिक सोर्स के तौर पर नहीं देखा जाता, क्योंकि इनके ओपन सोर्स डेटा में गलती होने की आशंका रहती है। कोई भी वहां पर जाकर उस इंफॉर्मेशन को, जानकारी को एडिट कर सकता है। एलॉन मस्क तो यहां तक कहते हैं कि विकिपीडिया तो लोगों को वोक और वामपंथी प्रोपेगेंडा से जुड़ी भ्रामक जानकारियां देता है। इसीलिए एलॉन मस्क की कंपनी XAI अपना खुद का AI एनसाइक्लोपीडिया लेकर आ गई है। XAI ने ग्रॉकीपीडिया लॉन्च कर दिया है, जो ग्रॉक चैटबॉट की मदद से चलाया जाएगा। विकिपीडिया की तरह ही ग्रॉकीपीडिया एक ओपन सोर्स वाला एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें लोग अलग अलग मुद्दों की जानकारी खुद दे सकेंगे। लेकिन इसकी खासियत ये होगी कि ग्रॉकीपीडिया पर दी गई जानकारी को XAI ग्रॉक वेरीफाई भी करेगा, यानी गलत जानकारी इस पर उपलब्ध होने नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर ग्रॉकीपीडिया को लेकर काफी बज़ बन गया है। लोगों का यह कहना है कि AI की शक्ति ओपन सोर्स एनसाइक्लोपीडिया का भविष्य ही बदल देगी और स्टूडेंट्स आगे चलकर अपने प्रोजेक्ट्स में प्राइमरी सोर्स के तौर पर ग्रॉकीपीडिया का हवाला दे सकेंगे। एलॉन मस्क तो यहां तक कहते हैं कि ग्रॉक इतना स्मार्ट है कि वो विकिपीडिया पर मिली जानकारी का भी विश्लेषण करके ये बता देता है कि उसमें लिखी कितनी बातें सच हैं और कितनी झूठ। इसीलिए मस्क का मानना है कि विकिपीडिया पर मिलने वाले आधे अधूरे सच और प्रोपेगेंडा को टक्कर देने के लिए ग्रॉकीपीडिया एक बड़ा हथियार साबित होगा। हालांकि ग्रॉक को लेकर भी कई तरह के विवाद उठते रहे हैं। ग्रॉक ने कई यूजर्स के सवालों और मुद्दों पर विवादित टिप्पणियां कर दी थी, जिसको लेकर काफी विरोध हुआ था और ग्रॉक पर भी कई बार गलत जानकारी देने के आरोप लगे। ऐसे में ग्रॉक की मदद से चलने वाला ग्रॉकीपीडिया पर कितनी सही जानकारी मिलेगी, आपको ये देखना होगा और इंतजार करना होगा। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं, फसल रंग बदल दे तो काट दो, लोग रंग बदले तो जिंदगी से छांट दो। नमस्कार।